जनाब क्रेडिट, क्रेडिट क्या है? उधार, क्रेडिट कहते हैं उधार को। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट जिसमें बोरोवर, जिसको पैसे की जरूरत है, उसने रिसीव किए हैं पैसे इन एक्सचेंज के वो फ्यूचर में आपको पैसे वापस कर देगा। क्या सिर्फ उतने ही पैसे वापस करेगा? नहीं, विद इंटरेस्ट, मुनाफे के साथ वो आपको आपका पैसा वापस कर रहा होगा। इसे हम कहते हैं क्रेडिट लेना, उधार लेना। क्रेडिट को आप लोग लोन भी कह सकते हैं, which refers to the use of someone else fund with the promise of repayment in future with or without interest। तो इसका मतलब है कि क्रेडिट के अंदर इंटरेस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। आप उधार के ऊपर कमा भी सकते हैं और नहीं भी कमाते हैं, बोथ पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट। तो किसी और का पैसा जब आप इस्तेमाल करते हैं और उससे कमाते हैं, तो जब वो पैसा वापस किया जाता है तो उसके ऊपर जो आप प्रॉफिट पे करते हैं उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। तो क्रेडिट क्या है? उधार से लिया हुआ पैसा जो कि आपका नहीं है। आपने वो पैसा या शॉर्ट टर्म के लिए लिया होगा या लॉन्ग टर्म के लिए लिया होगा, और अब आपने ये पैसा, ये क्रेडिट, ये उधार अगले बंदे को वापस करना है, अगले बंदे को वापस भी पहुंचाना है। ये है क्रेडिट। आपके पास ये एक लायबिलिटी है, ये कोई एसेट नहीं है, ये लायबिलिटी है। चाहे वो लायबिलिटी शॉर्ट टर्म लोन में हो या वो लॉन्ग टर्म लोन में आती है। क्रेडिट मनी, एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसको अभी फौरन से रीपे नहीं करना। तो वही बात हो गई, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये कैश हो सकता है, कॉइन हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, चेक हो सकता है, जिसको आपने फौरन से रीपे नहीं करना, बाद में फ्यूचर में आराम से रीपे करते रहेंगे इंटरेस्ट के साथ। ये है क्रेडिट, ये है उधार। अच्छा, उधार सिर्फ तो पैसों का नहीं होता, सामान का भी होता है। आपने पढ़ा होगा क्रेडिटर्स, फिर आपने पढ़ा होगा सप्लायर्स। इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्रेडिटर में और सप्लायर में क्या फ़र्क होता है? सप्लायर नॉर्मली गुड्स का होता है या सर्विसेज का होता है, और क्रेडिटर गुड्स का हो सकता है, और कभी कभी हम इसको पैसे का भी काउंट कर लेते हैं, तो क्रेडिटर मनी का भी होता है। कभी कभी आपको पैसा नहीं दिया जाता, बंदा कहता है कि भाई तुम मेरे से सामान खरीद कर अपनी दुकान पर रख लो, जब ये बिकेगा तो मुझे पैसे दे देना। यानी कि अभी उधार में मैं तुम्हें सामान दे के जाता हूँ, तुम इसको रखो, जब ये बिक जाएगा तो मुझे पैसे दे देना। तो चूंकि वो कैश में नहीं दे रहा, वो उधार में दे रहा है, इसका मतलब है कि वो ओरिजिनल जो कैश की सेलिंग प्राइस है उससे ऊपर देगा, ज़्यादा कॉस्ट पे देगा। अगर कैश में वो चीज़ 100 की बजाय 80 की दे के जाता, तो शायद यहाँ पे वो चीज़ 100 की ही दे के जाएगा। क्यों? क्योंकि उस बंदे को पैसे इमीडिएटली कैश में नहीं मिल रहे हैं, उसको फ्यूचर में आगे जाके 100 रुपये मिल जाएगा, तब जाके उसको भी कुछ ना कुछ मुनाफा होगा। तो एडवांसेस क्या है? अमाउंट टेकन इन एडवांस फ्रॉम एनी कस्टमर विद द प्रॉमिस ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स इन फ्यूचर। कभी कभी दुकानदार हजरात एडवांस ले लेते हैं कस्टमर से ताकि वो कहीं जाए ना, यानी कि उससे पैसे ले लिए और कहा कि भाई हम तुम्हें ये सामान फ्यूचर में दे देंगे, मगर उसके लिए तुम्हें हमें एडवांस देना पड़ेगा ताकि हम तुम्हारे लिए सामान अरेंज करवाएं। तो वो एडवांस इज़ ऑल्सो अ क्रेडिट। अब हम लायबल हैं सामान प्रोवाइड करने के, और वो लायबल है हमसे सामान बाय करने का, और अगर वो सामान हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते तो हमें वो पैसे उसको, वो टोकन उसको, वो एडवांस उसको वापस करना पड़ेगा। फिर ट्रेड क्रेडिट,
ये वो एक कस्टमर और सेलर वाली मिसाल इन अ कमर्शियल सेक्टर जिसमें परचेजर जो है वो इन्वेंट्री बाय करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उधार के ऊपर, और चूँकि वो कैश में नहीं होती है तो वो नॉर्मल से ज़्यादा महंगी आई होती है। बैंक क्रेडिट अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि अगर किसी बंदे को, किसी भी इंडिविजुअल को पैसों की ज़रूरत होगी, पैसे अगर उसको चाहिए तो वो किसके पास जाएगा? वो बैंक के पास जाएगा और वहाँ पर जाके पैसों की डिमांड करेगा, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो पैसे आहिस्ता आहिस्ता रिटर्न कर रहा होगा एट अ प्री डिटरमिन्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब अगेन ये विद और विदाउट हो सकते हैं। क्या कुछ फ़ायदे हैं उधार के? जी, कुछ फ़ायदे तो हमें नज़र आ रहे हैं। नंबर 1, स्पेंडिंग एंड कंजम्पशन। The quantity of money directly affects the spending and consumption volume of the economy. Availability of credit inclines people to spend more, जिससे इकोनॉमी में एक बूम आ सकता है। देखिए, जब आपके पास पैसा आ रहा है और फ्री में आ रहा है, उधार पे आ रहा है, तो जब पैसा आपने उधार से पकड़ा है ना, तो आपका दिल करेगा कि भाई मैं इसको खर्चूं, मैं उसको स्पेंड करूं, मैं उसको कंज्यूम करूं। तो उधारी हमेशा खर्चा बढ़ाती है। उधार से लिया हुआ पैसा हमेशा आउटफ्लो इंक्रीज करता है। आप उस पैसे को स्पेंड करते हैं, खर्चते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं ताकि वो पैसा आप इसके इस्तेमाल में आए। तभी तो आपने वो पैसा डिमांड किया है। तो वो पैसा जेब में टिकता नहीं है। इसका मतलब है कि जब आप ज़्यादा पैसे खर्च रहे होंगे, आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही होगी, आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही होगी, और अगर सप्लाई कांस्टेंट है तो इन्फ्लेशन होने के चांसेस आ जाते हैं। तो ज़्यादा उधार कैन लीड टूवर्ड्स इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक पॉलिसीज, वो कहता है इकोनॉमी पॉलिसी बनाने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए उधार एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग फैक्टर होता है। अगर तो उधारी ज़्यादा है, इट मीन्स के इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स आ रहे होंगे, तो गवर्नमेंट को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ने क्रेडिट को रोकना है तो इंटरेस्ट बढ़ा दो, जिससे क्या होगा? आप इतना ज़्यादा इंटरेस्ट देने के लिए मुतमिन नहीं होंगे तो ऑलरेडी आप उधार लेना बंद कर देंगे, इजी मनी लेना बंद कर देंगे। तो अगर मुझे इन्फ्लेशन रोकनी है तो मुझे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। फिर वर्किंग विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। Credit money is the basis for the function and operations of all financial institutions. It is equally important for money lenders, brokerage houses, acceptance houses, and for all those who generate their livelihood just because there is money in the world. भाई पैसा होगा ना, जब पैसा होगा उसी पैसे से तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी काम करेंगे। वही पैसा बार बार सर्कुलर फ्लो में मूव करेगा। आज मेरे पास है, कल आपके पास है, आगे किसी और के पास है, फिर वो बैंक के पास चला गया, बैंक ने आगे उधार पे दे दिया, तो वो पैसा फ्लो करता है। पैसा हमेशा पैसे को अपनी तरफ खींचता है। तो उसी से तमाम तर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी वर्क करते हैं। उनकी भी रोजगारी किस पे लगी हुई है? इंटरेस्ट के ऊपर। और वो इंटरेस्ट कब कमाएंगे? जब वो हमें पैसा उधार पे देंगे। इंटरनेशनल ट्रेड, credit money has also greatly expanded the international trade. The difference between cost of production among various parts of the world can be calculated with money to value scarce as well as abundant resource. The difference in cost lead to inflationary international trade. तो इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए भी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत है। और अगर वो पैसा आपके पास नहीं है तो वो पैसा आप उठाते हैं उधार के ऊपर, लोन के ऊपर। तो उससे क्या होता है? आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जब आपने इंटरेस्ट पे करना है तो डेफिनेटली यहाँ के का फॉरेक्स और होगा, दूसरे मुल्क का फॉरेक्स और होगा, उससे आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, मगर यू विल बी एबल टू
get a good international trade even at increased cost. Government projects. Credit money is perhaps the basic need of government because government जो है उसने पैसा burn करना होता है in revenue and non-revenue expenditures, development and non-development expenditures. तो हर वो काम मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, जस्टिस, हर वो काम जो कि इन्होंने करना है, हर वो काम जो कि इन्होंने करना है फॉर पब्लिक सेक्टर, तो वो कैसे करेंगे जब उनके पास पैसा होगा और ये पैसा वो अक्सर डेट के फॉर्म में बाय कर रहे होते हैं, बोरो कर रहे होते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक कतर, सऊदीया, जिनको आप फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, इंक्लूडिंग चाइना ऑल्सो। तो ये रहे मेरे पास एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट। अब आगे चलते हैं जी, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं ऑन डिसएडवांटेजेस के ऊपर। क्या क्या मसले मसाइल हैं जब आप लोग उधार पे पैसा पकड़ते हैं। सबसे पहली चीज़ इन्फ्लेशन आ जाती है। क्रेडिट हमेशा इन्फ्लेशन को दावत देता है। क्यों? जितना ज़्यादा इजी पैसा आपके पास अवेलेबल होगा उतनी ज़्यादा आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, जितनी ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी उतना ज़्यादा ही इन्फ्लेशन का मसला आज आएगा, क्योंकि जो सप्लाई है दैट वुड रिमेन कांस्टेंट, सप्लाई वुड रिमेन कांस्टेंट और प्राइसेस इंतहा के बढ़ जाएंगे। मोनोपलीज। कमर्शियल बैंक्स नॉर्मली ये लोग एडवांस करते हैं लोन्स टू लार्ज स्केल एंड इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसेस को, ये जो है वो लोन वगैरह दे रहे होते हैं, तो ये अपनी मोनोपली मार्केट सेट कर लेते हैं, जिससे ये अपनी पसंद का इंटरेस्ट रेट और जो भी उन्होंने क्लॉजेज ऐड करनी होती हैं वो ऐड कर रहे होते हैं, तो एक मोनोपली सा सेटअप बन जाता है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। भाई वो पैसा जो कि आप लगा रहे हैं उधार का पकड़ के, वो आपका तो है नहीं, तो लिबरल क्रेडिट पॉलिसीज कैन लीड टू हाइपर इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। इन्फ्लेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिस तरह जिम्बाब्वे में है, आप वहाँ पे बोरियां भर के डॉलर्स लेकर जाते हैं और सिर्फ एक ब्रेड लेकर आते हैं, तो हाइपर इन्फ्लेशन वहाँ पे पाई जाती है। अनप्रोडक्टिव लोन्स। जो लोन्स आपने लिए हैं वो आपने अपनी अयाशी के लिए ज़ाया कर दिए हैं। अब पैसा भी आप पे चढ़ गया, इजी मनी भी आपको मिल गई, और अब आपने उसको वापस करना है। असल में हम लोग लेते टाइम ये भूल जाते हैं कि उसको हमने वापस भी करना है। जब पैसा पकड़ रहे होते हैं ना, तो भूल जाते हैं कि वी हैव टू रिटर्न दिस ऑल्सो। तो वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रोडक्टिव वे में काम होता है, जिससे ना कोई रिटर्न आता है और ना ही पैसा फिर वापस किया जाता है, और इनइक्वालिटी आ जाती है। भाई अमीर को तो लोन नहीं मिल जाएगा, गरीब को तो लोन भी नहीं मिलेगा, तो अमीर अमीर से अमीर तर होता जाएगा और गरीब गरीब से गरीब तर होता चला जाएगा। इसीलिए इस्लाम कहता है कि भाई आपने सूद पे ना तो कारोबार करना है, ना सूद के साथ कोई अमाउंट बोरो करनी है जी। अब उसी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। कमर्शियल बैंक नॉर्मली ये एक्ट करते हैं एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। अभी हम लोगों ने जो स्टार्ट में बात की थी इंटरमीडियरी वाली, वही अब इसको वाइंड अप कर रहे हैं। सर कमर्शियल बैंक जो है ये एक्ट करते हैं एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। ये लिंक प्रोवाइड करते हैं बिटवीन बोरोवर्स एंड सेवर्स। एक बंदा जिसकी विश है कि उसने पैसे सेफ रखने हैं, तो वो कहाँ पे जमा कराएगा? बैंक के पास, और उसके बाद वो उसको रिट्रीव कर लेगा एट एनी गिवन टाइम। जो इंसेंटिव देता है एक बैंक दूसरे को, वो है कि हम आपका पैसा अपने पास महफूज करके रख लेंगे ताकि आपसे ये पैसा चोरी ना हो जाए, तो उसको महफूज वाला पॉइंट मिल गया। अब बैंक ने वो पैसा आगे इस्तेमाल करना है और लोगों से इंटरेस्ट अर्न करना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहलाता है ये कहलाता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट। तो लैंडिंग याद रखिएगा हमेशा हाई रेट पे होती है और बोरोइंग हाई रेट पे होती है, और अब आप पैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं तो जो बैंक लोन देगा दूसरे को वो हाई रेट पे देगा, और जिसके पैसे होंगे बैंक उसको हमेशा कम रेट पे देगा। जो डिफरेंस होगा दैट वुड बी द इनकम ऑफ बैंक। जिस तरह डिपॉजिट्स बैंक ने लिए हैं लेट्स सपोज 4% के ऊपर, आगे बैंक दे रहा है 7% के ऊपर, तो जो 3% का गैप है
ये बैंक की इनकम काउंट होगी, बैंक की परसेंटेज काउंट होगी। तो बैंक अपने जो पैसे हैं वो इसी तरीके से कमा रहा होता है। अब आगे चलते हैं और इसी के साथ जोड़ के पढ़ लेते हैं क्रेडिट क्रिएशन। ध्यान से अब आपने सारी बातें मेरी सुननी है। देयर आर टू मेजर फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक। हमें पता है क्या, लोन्स और डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स लेते हैं लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और लोन एडवांस करते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जब कोई कमर्शियल बैंक लोन देता है, क्रेडिट देता है, तो बेसिकली वो एक पूरा प्रोसेस इनिशिएट करता है। इसे हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। यानी कि बैंक ने क्रेडिट क्रिएट किया है, बैंक ने उधार क्रिएट किया है आपके लिए। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है क्रेडिट क्रिएशन। When people deposit their cash in the bank do not keep the whole of such amounts ideal। बैंक उस अमाउंट को कभी भी आइडियल नहीं रखता। जब लोग अपना पैसा बैंक में लेके जाते हैं और बैंकों के हवाले कर देते हैं, तो वो बैंक कभी भी वो पैसा अपने पास आइडियल नहीं रखता। हाँ, कुछ रिजर्व आप कह लें 20-80 की रेशो, 30-70 की रेशो, 20% ऑफ द फंड्स अपने पास महफूज कर लेगा आइडियल। बाकी 80% को उठा के रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज लेंड बाय द बैंक। बाकी 80% को उठा के वो पैसा आगे से आगे चलाता जाएगा। 20% को अपने पास सेव कर लेगा एज अ रिजर्व, ताकि अगर फॉरेन से कोई डिमांड किसी यूज़र की उसको मीट करनी पड़े तो उसके पास सफिशेंट नंबर ऑफ फंड्स अवेलेबल हों एज पर द एडवाइस ऑफ सेंट्रल बैंक। और पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो व्हेन अ बैंक गिव्स लोन, द कैश ड्रॉन बाय द बोरोवर एंड स्पेंड समवेयर। तो जब लोन दिया जाएगा, जब एक बैंक लोन देता है, तो कौन लोन ले रहा है? बोरोवर। बोरोवर को कैश मिल गया, अब उसने उसको इस्तेमाल करना है किसी भी जगह पे। अल्टीमेटली द अमाउंट स्पेंड रीचेस द सेम और द अदर बैंक। भाई ए ने एक्स बैंक ने लोन दिया मिस्टर ए को, ए ने मिस्टर बी को दे दिया ये लोन ताकि मिस्टर बी रॉ मटेरियल बाय करके मिस्टर ए को सामान दे। मिस्टर बी ने रॉ मटेरियल बाय किया मिस्टर सी से, मिस्टर सी ने मिस्टर डी से, मिस्टर डी से मिस्टर ई को। तो ये रोटेट होता 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 वापस या उसी बैंक में आ जाएगा या किसी और बैंक में चला जाएगा। तो पैसा ऐसे ही फ्लो करता है, एक जेब से निकल के दूसरी जेब, दूसरे से निकल के तीसरी जेब, तीसरी से चौथी जेब, चौथी से पांचवी जेब। इसका फ्लो हमेशा पूरा सर्कल में होता है। तो इस तरह ये पूरा प्रोसेस रिपीट होता है और मल्टीपल जनरेशन्स होती हैं, यानी कि मल्टीपल डिपॉजिट्स आएंगे, मल्टीपल एडवांसमेंट्स आएंगी, और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है क्रेडिट क्रिएशन। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई हाउ कमर्शियल बैंक्स मेक मनी, वो पैसा कैसे कमाते हैं। इट्स जस्ट सिमिलर टू दैट मल्टीप्लायर इफेक्ट, वेरी मच सिमिलर टू दैट कॉन्सेप्ट। हम एक मिसाल लेकर चलते हैं। हमने कहा कि जनाब इनिशियल डिपॉजिट है 1000 रुपये का, रिजर्व रेशियो है 20 रुपीज़ की। आपको याद होगा वहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होती थी, तो यहाँ पे क्या है? कैश रिजर्व। और यानी कि अगर 20% रिजर्व किया जा रहा है तो 80% विड बी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इस्तेमाल हो रहा होगा, ठीक है। बैंक के पास कोई और रिजर्व नहीं है,
पीपल कीप ऑल द सेविंग्स इन बैंक और तमाम ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हो रही हैं, ये हमने कुछ अजम्पशंस ले ली हैं। आइए देखते हैं। पहला बैंक 1000 रुपया, एक बंदा 1000 रुपया बैंक को देके गया, 1000 में से 200 रुपया उसने अपने पास रिजर्व रख लिया। क्यों? पीछे भी हम देख कर आए हैं कैश रिजर्व रेशो कितनी है, 20%। कैश रिजर्व रेशो इज 20%। और उसने लोन दे दिया है 800 रुपये का, यानी कि 80% का लोन उसने आगे दे दिया। मगर बैंक ने वापस कितना करना है, 1000 रुपया, तो हमारी बैलेंस शीट टैली है, ठीक है। अब ये अमाउंट 800 रुपये की आगे मार्केट में चली, अब 800 रुपया दूसरे बैंक के पास आएगा, वो 20% अपने पास रख लेगा और 80% जो बाकी था वो एज अ लोन इनिशिएट करेगा 640 का। मगर इसने वापस कितने करने हैं, 800। तो यहाँ पे भी बैलेंस शीट क्या है, मेरी टैली है, यहाँ पे भी मेरी जो बैलेंस शीट है वो एग्जैक्टली टैली हो रही है। अब ये प्रोसेस पूरा रिपीट होगा बट डिफरेंट बैंक्स एंड ऑपरेशंस, ये रिपीट होगा पूरा प्रोसेस। अब देखिए 1000, 800, 200, ये 200 यहाँ पे पड़े हुए, 800 यहाँ पर आ जाएगा, 20% इधर आ जाएगा 512। तो इस तरह करते 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 nth नंबर ऑफ टाइम पे हम जब पहुंचेंगे तो हमारे पास 5000, 4000 और 1000 की फिगर आ रही होगी जी। तो हमें ये कहानी नज़र आई मल्टीप्लायर की। अब अगर आपका मल्टीप्लायर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये टेबल आप ऑलरेडी बड़े अच्छे वे में बना सकते हैं जनाब। The banks together are able to generate, multiply the expansion of reserves at each generation. The banks have created money. देखिए ना, 1000 से कहानी शुरू हुई थी और पहुंचते पहुंचते कहानी कहाँ पर आ गई, 5000 के ऊपर। तो इसको आप लोगों ने निकालना कैसे है, मनी मल्टीप्लायर इज 1/, जो आपने पैसा रिजर्व में रखा है। हमारी रिजर्व की रेशो क्या थी, 0.2, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स। और इसका मतलब है कि अगर इनिशियल डिपॉजिट या जो इनिशियल लोन दिया था वो 1000 का था, तो उसका 5 गुना क्या हो जाएगा, 5000, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर। नंबर 1, कैश लीकेज। People holding cash outside of the banking system will reduce how much is passed on next generation bank. फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने क्या अज्यूम किया था कि किसी भी तरीके से कोई कैश लीकेज नहीं है, सारा का सारा पैसा सेव होता है, बैंक में जाता है, कोई और ख़र्चा नहीं है, कोई और इमरजेंसी नीड नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज ऑफ मल्टीप्लायर में सबसे जो पहली बात है दैट इज़ कैश लीकेज। अगर कैश लीकेज हो रहा है तो उसका साइज इफेक्ट कर सकता है। जिस तरह 75,000 का लोन लिया, 15,000 अपने पास रखा, मगर 60,000 रुपया इमरजेंसी के अंदर ज़रूरत में इस्तेमाल हो गया। एक्सेस रिजर्व, सम बैंक्स विल चूज टू होल्ड एडिशनल रिजर्व्स फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस। कुछ बैंक पैसा होल्ड कर लेते हैं ताकि वो फ्यूचर में किसी स्ट्रेटेजिक रीज़न की वजह से फंस ना जाएं, और उसको अगर वहाँ पे पैसा इस्तेमाल करना है तो इसके लिए वो पैसा अपने पास बचा के रख लेते हैं। इसका भी इफेक्ट आएगा उसके ऊपर। फिर कुछ अजम्पशंस जो हम लोगों ने पहले भी बात की है कि भाई साहब अनचेंज्ड रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स शुरू में थी वही सारी की सारी यहाँ पर होंगी। अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट वही रहेगा, किसी भी तरह से कोई कैश की जल्दी में रिक्वायरमेंट अवेलेबल नहीं है, कोई एक्सेस रिजर्व्स नहीं रखा जा रहा, और हमारे पास जो बैंकिंग सेटअप है वो बहुत हद तक डेवलप्ड हो चुका है। तो अगेन ये अब आपने रीड कर लेनी है। फिर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। टोटल अमाउंट ऑफ कैश, द लार्जर दिस द मोर क्रेडिट इट कैन बी क्रिएटेड। साइज ऑफ रिजर्व रेशो, जितनी लो रखेंगे इसका मतलब है कि ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट होगा। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, कितना % ऑफ द पीपल अपने पास कैश फिजिकली रखना पसंद करते हैं, हाउ मच कैश पीपल वांट टू होल्ड।
अगर तो वो रखते हैं इट मीन्स के हाई इन्फ्लेशन है, देन पीपल मे नॉट विश टू होल्ड देयर मनी विद द बैंक्स। सेंट्रल बैंक पॉलिसीज, तो सेंट्रल बैंक में यूटिलाइज अ नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स टू कंट्रोल हाउ मच क्रेडिट इज क्रिएटेड बाय बैंक, और क्वालिटी सिक्योरिटीज कितनी अवेलेबल हैं, ये चीज़ देखी जाती है फॉर क्रेडिट क्रिएशन। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इतना सारा एरिया ध्यान से रीड करना है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, बट अब आपने उसको रीड करना है, और रीड करते टाइम जो भी मसला है आपने फ़ौरन से व्हाट्सएप के अंदर आके पूछ लाजमी लेना है। तो मिलते हैं विद दिस पॉलिसी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।